वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हम अलजेब्रा का चैप्टर 1 जो है वो पढ़ चुके थे। उसकी कुछ जो प्रैक्टिस सेट्स है वो बाकी है, उसके ऊपर मैं वीडियोस जो है वो इन फ्यूचर पोस्ट कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपके बुक में पेज नंबर 30 के ऊपर दिया हुआ है, और जैसे कि यहाँ पीडीएफ में आप देख रहे हो, तो यहाँ पीडीएफ में भी मैंने वो चैप्टर का फर्स्ट पेज डाला है। उसमें लेस स्टडी में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इंट्रोडक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कौन कौन सी फिर मेथड्स है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसके बाद उनको सॉल्व करने की मेथड्स। उसके बाद है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और टॉपिक होता है रूट्स। तो वो रूट्स का नेचर किस तरह होता है, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रूट्स क्या होता है और फिर उनकी इक्वेशंस के साथ क्या तालमेल होता है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। उसके बाद का टॉपिक होगा कि रूट्स और जो कोएफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लेट्स रिकॉल को पढ़ते हैं। लेट्स रिकॉल है, यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स लास्ट ईयर। आप पिछले साल पॉलिनोमियल को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। चैप्टर नंबर 3 आपका पॉलिनोमियल था। इसके बाद है यू नो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, और आपने उनकी डिग्री के हिसाब से अलग अलग पॉलिनोमियल्स को पढ़ा है। When the degree of polynomials is 1, it is called a linear polynomial, and if the degree of polynomial is 2, it is called a quadratic polynomial. तो यहाँ पर लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया है। हम फिर से एक बार उन सबको रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है मोनोमियल से, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके अंदर होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक नंबर लिख रहा हूं, मोनोमियल। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है। अब यहां मैंने लिखा है 2x, तो ये मोनोमियल है। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ 5 मोनोमियल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ 5 जो है वो x टू द पावर 0 के फॉर्म में होता है, और आपने पढ़ा है कि x टू द पावर 0 ये इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आपको मिलता है ये, यानी 5। इसलिए x सिर्फ सिंगल जो नंबर है वो मोनोमियल की कैटेगरी में आते हैं, या तो 2x या 5। इसके बाद क्योंकि ये 2x के अंदर इसकी पावर 1 है, इसलिए ये 2x साथ में लीनियर इक्वेशन भी कहलाता है। इसके बाद बायनोमियल, 2x स्क्वायर प्लस 2, 3x प्लस 1, या 3x टू द पावर 3 प्लस 4 प्लस x। यहां मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं, किसी में पावर 2, किसी में 1, किसी में 3 दी है। तो यहां फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बायनोमियल, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हो। तो यहां सिर्फ 2 ही टर्म्स है, 2x स्क्वायर प्लस 2, 3x प्लस 1, सिर्फ 2 नंबर्स है यहाँ पे, और यहां पर भी 2 ही है। पावर्स को हम यहां फिलहाल काउंट नहीं कर रहे, पावर्स को हम यहां से पढ़ेंगे। तो यहां पर इस पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स है, जिसके कारण हम इसको बायनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइनोमियल में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो सकता है, x टू द पावर 3 प्लस x प्लस 9, या x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1। तो यहां मैंने 3 एग्जाम्पल लिख के बताया है। इसके अंदर 3 टर्म दी है, कहीं पर पावर 2 से शुरू हो रहा है, कहीं पर पावर 3 से। यहां पर सीरियल नंबर से पावर उतरते हुए क्रम में नहीं है। 2 के बाद यहां पर 3 के बाद यहां पर 2 फिर 1 होनी चाहिए थी, पर डायरेक्टली x है। यहां पावर 4 पावर 3 है, और पावर 2 और 1 मिसिंग है, डायरेक्टली कांस्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ 3, यहां पर देखिए इस इक्वेशन में भी केवल 1, 2 और ये 3 ही टर्म्स है। इस वजह से इसको कहा जाएगा ट्राइनोमियल। इसके बाद जब भी इसके अंदर आगे टर्म्स ऐड होती जाएगी, वो सारी की सारी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगी। x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस
2x² प्लस x प्लस 1। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 टर्म्स है, इसलिए ये पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसमें मोर देन 3 टर्म्स हो, 3 तक जो रहती है उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाए तो वो पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आती है, यानी 4 5 6 या उससे ज्यादा टर्म्स हो तो ये पॉलिनोमियल होती है। तो ये आप 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको ये बेसिक भी पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको फिर से रिकॉल कर रहे हैं। इसके बाद लीनियर इक्वेशन। इन पूरे इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है और ये जो है ये लीनियर का काम कर रही है। तो यहां मैं लिख लेता हूं 2x और ये जो है 3x प्लस 1। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है उस पूरी इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए। सो यहां पर डिग्री और पावर दो चीज है जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पावर एक टर्म के साथ अटैच वेरिएबल की होती है और डिग्री पूरी इक्वेशन की होती है। सो मैं यहां पर उसको समझा देता हूं। जैसे अगर मैं यहां लिख रहा हूं 2x² प्लस 3y टू द पावर 4 प्लस 1, तो इस इक्वेशन में इस टर्म की पावर 2 है, इस टर्म की पावर 4 है, इस टर्म की पावर नहीं, यानी यहां पर 0 है। ठीक है, पावर की अगर बात करें तो इंडिविजुअल टर्म की होती है, और अगर डिग्री की बात करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4, इसलिए ये 4 पावर वाली जो इक्वेशन होगी। सो यहां पावर और डिग्री दोनों में आपने डिफरेंस समझ लिया। सो यहां देखिए, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, पूरी जितनी भी उसके अंदर टर्म्स होंगी, सारी टर्म्स में अगर डिग्री 1 होती है, मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इस पूरी इक्वेशन में यहां पर तो नहीं, लेकिन यहां पर देखिए x टू द पावर 1 है और इस पूरी की पूरी इक्वेशन में एक ही टर्म है और उस एक ही टर्म की पावर 1 है, इसलिए हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। दूसरी 3x प्लस 1 यहां जो दी गई है, इसके अंदर पावर 1 है और यहां पर भी कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। यहां से यहां तक अगर आप देखते हो तो सिर्फ x है और यहां नहीं, यानी पावर 1 है। तो इस पावर 1 को यहां यहां पर लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमने वहां पर सिर्फ 3x प्लस 1 लिखा है। मैक्सिमम डिग्री इस पूरे टर्म की, ये पूरी इक्वेशन की 1 है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो मान के चलिए कि उल्टा पुल्टा अगर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे असेंबल मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले बड़ी पावर फिर पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर, पर यहाँ पर आगे पीछे लिखा है। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखते हैं -2x² प्लस x प्लस 1, तो यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हम लिखते हैं हमेशा वैसे दिखाई दे रहा है। तो इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। इस पूरे इक्वेशन की डिग्री अगर हम देखें, पावर इंडिविजुअली अलग अलग है, लेकिन इस पूरे इक्वेशन की डिग्री देखें तो वो मैक्सिमम कितनी है 2 है। और हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है पावर 2, यानी ऐसी चीज जिसकी पावर 2 हो, यानी 2 हो, इसी चीज को कहा जाता है क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये नंबर्स में हो गए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये हमेशा होती है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक और चीज कि जब भी आप इन इक्वेशंस को पढ़ते हो, इक्वेशन में जो है x की पावर धीरे 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 कम हो जाती है। यहाँ ax टू द पावर 2 है, bx टू द पावर 1 है, यहाँ cx टू द पावर 0 है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्यों नहीं दिखाई देता, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि x टू द पावर 0 या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूं 2 टू द पावर 0 या 5 टू द पावर 0, तो ये दोनों आगे चल के आपको क्या देंगे 1। इस 1 का मल्टीप्लाई हम उसके साथ वाले नंबर से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कांस्टेंट। सो यहाँ x टू द पावर 0 है, इसको अगर हम पावर 1 लेते हैं यानी मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इटसेल्फ वो नंबर खुद ही देता है, तो ये यहां से गायब हो गया। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होते होते कांस्टेंट में x दिखाई नहीं देता, लेकिन वहां x जो है वो हिडन फॉर्म में होता है और उसकी पावर 0 होती है। x और भी ऐसी कई चीजें हैं जो x के साथ जुड़ी होती है, लेकिन हम समय पढ़ने पर उसको दिखाते हैं, या समय जब आता है तब आप उन चीजों का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक जगह समझा देता हूं। चलिए यहाँ देखते हैं, ये x है।
अगर आपको सिर्फ यहाँ x दिया है तो इस वक्त यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो छुपी हुई है। पहली चीज, जब आपको अगर जरूरत पड़े तो आप उसके डिनोमिनेटर में 1 दिखा सकते हैं, तो ये छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यहाँ पर एक x लिखता हूं और उसके साथ क्या क्या चीजें जो है वो छुपी हुई यहां लिखते हैं। ये नॉर्मल x लिखा है, उसके साथ 1 छुपा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 छुपा हुआ होता है। चाहे आप पीछे लिखे चाहे आगे लिखे, जनरली आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहां 1 होता है जो दिखाई नहीं देता है, तो इसको भी हम सर्कल करते हैं। जब आप सिंपल x लिखते हो तो उसके सामने प्लस जो साइन है वो भी छुपा हुआ होता है। इस वक्त मैंने यहां जितनी भी मैक्सिमम टर्म लिखी है, जैसे 2x है, 3x प्लस 1 है, या ये x टू द पावर 4 है, या आप देखिए ये तीनों, इनके सामने मैंने कोई भी साइन लिखा हुआ नहीं है, प्लस माइनस नहीं लिखा है। लेकिन जब हम इनको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि वो टर्म जो है वो प्लस में है। प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, माइनस को दिखाने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर ये जो टर्म मैंने अभी लिखी थी, इसके सामने से अगर मैं हटा देता हूं तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता, उस टर्म का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस साइन आता है तो यस, ये नंबर जो है वो निगेटिव कहलाएगा। इस वक्त ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हमको माइनस को दिखाने की जरूरत पड़ती है, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां से अगर मैं हटा देता हूं तो ऑटोमेटिक ये जो नंबर है ये प्लस में आ जाएंगे। वैसे ही यहां पर, यहां जो सामने नंबर है वो प्लस होता है। दूसरा, जब भी x लिखा होता है, इसकी पावर 1 जो होती है वो हिडन होती है। साथ साथ में अगर आपको नंबर एडिशन में लेना हो और इसको एडिशन के फॉर्म में दिखाना हो तो आप इसके साथ प्लस 0 इसको हिडन में ले सकते हो। इसके साथ एडिशन में 0 ये हिडन होता है। तो एक x मैंने यहां लिखा हुआ है जिसके चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये 4 या 5 चीजें जो है वो हिडन भी उसके पास में है। तो ये घोस्ट यानी भूत के तौर पर होता है। जैसे भूत हमें दिखाई नहीं देता है, इस x के साथ भी ये भूत जुड़े होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। ये तब हमें काम पड़ते हैं जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं और जरूरत पड़ती है कि x सिंगल है और हमें डिनोमिनेटर में कुछ लेना है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। x सिंगल है और उसको एडिशन फॉर्म में दिखाना है तो हम 0 ले सकते हैं, प्लस 1 ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 1 ले सकते हैं, और पावर उसकी 1 होती है जो कि दिखाई नहीं देती। अभी आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये x मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर इन चीजों को दिखाया है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं इस x के पास भी है, लेकिन वो कैसी है, हिडन फॉर्म में। सो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि x के साथ कौन कौन सी चीजें हिडन फॉर्म में होती है। साथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ गए होंगे। अब इनमें कुछ चीजें और रह गई है जो पिछले क्लास की है, जैसे कि वेरिएबल। इन पूरी इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहां पर मैं वेरिएबल को शो करता हूं, 2x² प्लस y प्लस 1 या 2x² प्लस x। वेरिएबल कहा जाता है जो अल्फाबेट होते हैं, a से लेकर z तक जो भी इक्वेशन में यूज होते हैं उनको अल्फाबेट कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमको इक्वेशन लिखनी हो तो हम इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c, हमें ऐसा भी लिखना पड़ता है। तब इस वक्त मैंने जैसे कहा कि अल्फाबेट को ही हमेशा वेरिएबल कहा जाता है, लेकिन कभी कभी इक्वेशन हमें ऐसी भी लिखनी पड़ती है और उस समय ये कैपिटल A, B और C ये वहां पर नंबर का काम कर रहे हैं, ना कि वहां पर वेरिएबल का। इसके बाद कांस्टेंट। पूरी इक्वेशन में जैसे अगर यहां लिखते हैं 2x² प्लस 3y प्लस 11, इस पूरी इक्वेशन में वो टर्म जो विदाउट वेरिएबल होती है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ विदाउट वेरिएबल 11 है, यहाँ विदाउट वेरिएबल 1 है। ये विदाउट वेरिएबल है सिर्फ कहने के लिए, इसके पास में जैसे मैंने कहा कि पावर 0 है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो इन शॉर्ट इक्वेशन में वो टर्म या वो नंबर जो विदाउट वेरिएबल लिखा होता है उसको कहा जाता है कांस्टेंट। तीसरी चीज टर्म्स। जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो आप दो नंबर्स के बीच में साइन देते हो, तो ये जितनी की जितनी ये पोर्शन दिया हुआ है ये टर्म कहलाती है। टर्म चेंज होती है कोई भी साइन आने के बाद। तो ये पहली टर्म, फिर साइन आया है, फिर ये दूसरी, फिर साइन आया और ये तीसरी टर्म। तो टर्म्स यहां लिखते हैं जैसे 3x² प्लस 4xy
प्लस 9xyz²। सो मैंने यहाँ ये इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन में देखिए 3x² 4xy 9xyz²। ये बहुत लंबी यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी है। इसके अंदर ये टर्म दी हुई है। यहाँ टर्म साइन आने के बाद चेंज होगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ 3 टर्म्स है। इसके बाद फैक्टर्स। टर्म के अंदर जितने भी नंबर लिखे होते हैं वो मल्टीप्लीकेशन में लिखे होते हैं, उनको सेपरेट करके दिखाना ये कहलाता है फैक्टर। तो अब इसको हम लिख के देखते हैं। ये 3, इसके बाद मल्टीप्लाई में यहां x⁻² यानी x 2 बार है, तो हम इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x। तो ये किसी टर्म्स को एक्सपांड फॉर्म में लिखना, ये उसका फैक्टर कहलाता है। अगली इक्वेशन हम इसको लिख के दिखाते हैं। यहां पर 9 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y एंड मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। तो ये हो गई टर्म्स और उसी का ये जो फॉर्म है ये हो गया फैक्टर। इसके बाद डिग्री, जैसे कि अभी मैंने कहा आपको कि पावर जो होती है वो सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल टर्म की होती है और डिग्री पूरे इक्वेशन की होती है। सो इस वक्त इस पूरे इक्वेशन की अगर हम डिग्री देखें तो यहां देखिए पूरा टोटल 2 हो रहा है। यहां x की पावर 1 y की पावर 1 मिला के ये दे रही है 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी देखते हैं 2, यहां 1 1, तो ये मिलाकर हो गई 4। तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री जो होगी यहां पर 4 होगी। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूं कि इस पूरी इक्वेशन में हम सबकी पावर काउंट करते हैं, इस इंडिविजुअल टर्म की पावर काउंट करते हैं। तो यहां इसकी पावर 2 है, यहां इसकी कांस्टेंट नंबर की पावर नहीं होती है, सिर्फ अल्फाबेट की पावर काउंट की जाती है। तो ये अल्फाबेट है, इन अल्फाबेट की पावर अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 और 2 ये मिलाकर 4 हो गई। अब अगर डिग्री देखेंगे तो पूरे इक्वेशन में जो सबसे बड़ा नंबर होता है टर्म का, जो सबसे बड़ी पावर होती है उस टर्म के वेरिएबल की, वो हम यहां सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पर 2 है, यहां 2 है और यहां 4 है। सो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री यहां रहेगी 4। और जैसे कि आप पावर समझ गए, मैंने डिग्री बता दी है। पूरे इक्वेशन में जिस टर्म की पावर मैक्सिमम होती है वो डिग्री कहलाती है, और इंडिविजुअल टर्म का जो पावर होता है, इंडिविजुअल जो टर्म के ऊपर नंबर लिखे होते हैं वो होते हैं पावर। तो यहां पर पावर और डिग्री में दोनों में आप डिफरेंस समझ गए। एक चीज हमारी यहां रह गई है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो कोएफिशिएंट होते हैं जो भी वेरिएबल आपको पूछा जाए, जैसे कि इस इक्वेशन में लेते हैं और मैं अगर बोलूं कि राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ y, जो नंबर बोला है उस टर्म के अंदर उसको छोड़ के बाकी जो बचा है वो लिख लीजिए, वो कोएफिशिएंट होगा। अब इसके अंदर मैंने y का कोएफिशिएंट पूछा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना आया है 3। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, ये वाली। इस इक्वेशन के अंदर हम, जैसे यहां स्क्वायर था, मैं इस इक्वेशन के अंदर पूछता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ z² लिखिए। यहां मैंने पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आपने लिखा 3। अब मैंने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ z², तो z² उस टर्म में जहां जहां z² आया होगा उसको हटा दो और बाकी जो भी बचा है वो लिखो। तो इस टर्म के अंदर z² को छोड़ दिया तो बाकी बचा है 9xy, तो ये होगा उसका कोएफिशिएंट 9xy। तो z² का कोएफिशिएंट है 9xy। सिंगल अगर इंडिविजुअल टर्म है और मैंने कहा कि x का, तो यहां x है ही नहीं तो आप लिख नहीं सकते हो। यहां x है और मैंने कहा कि x का कोएफिशिएंट लिखो। कोएफिशिएंट मतलब होता है उस नंबर को छोड़कर उसके आसपास उस टर्म में लिखे हुए सारे नंबर कोएफिशिएंट कहलाते हैं। तो यहां पर इस x को मैं अगर छोड़ दूं तो यहां पर बचा है 4y, और इसके बाद वाली टर्म में अगर इसमें x को छोड़ देता हूं तो यहां पर आएगा 9yz²। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, उसके बावजूद क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी होती है भूल जाने की, मैंने पॉलिनोमियल्स साथ में वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, फैक्टर, डिग्री और कोएफिशिएंट इन सबको रिकॉल करके दिया है। अगर आप कोई चीज इसमें मिस कर गए हो या मैं कोई समझाना भूल गया हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे पहचान सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ओरिजिनल चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके 10th के सिलेबस में है। अब हम पीडीएफ में दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पीडीएफ में जैसे कि दिया हुआ है एक्टिविटी, हमने पॉलिनोमियल्स तक पढ़ लिया था।
एक्टिविटी दी है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ कुछ इक्वेशंस दी हुई है और उसको लीनियर और क्वाड्रेटिक में डिवाइड करना है। अभी आपने लीनियर और क्वाड्रेटिक जिस तरह मैंने समझाया तो समझ गए होंगे कि लीनियर मतलब जिस पूरी इक्वेशन में जो इंडिविजुअल एक एक टर्म है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक मतलब उसमें जितनी भी टर्म्स है उसमें इंडिविजुअल एक एक की पावर अगर हम काउंट करते हैं तो उसमें 2 से ज्यादा वो पावर नहीं होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर, लीनियर मतलब मैक्सिमम डिग्री 1 और क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम डिग्री 2। तो यहां पर देखते हैं कि कौन लीनियर में आता है। यहां देखिए 5x प्लस 9 है, इस पूरी अगर इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आया है और जिसकी पावर 1 है, इसलिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आती है। इसके बाद दूसरी x टू द पावर 2 प्लस 3x माइनस 5, ये पूरी इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है और इस पूरी इक्वेशन की डिग्री भी 2 ही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अगली इक्वेशन को चेक करते हैं। अगेन ये 3x माइनस 7, इस पूरी इक्वेशन में 3x इस x की पावर 1 है और इस पूरे की पूरी इक्वेशन की डिग्री भी 1 है क्योंकि वहां मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1। तो ये हमारा लीनियर की कैटेगरी में आ गया है 3x माइनस 7। अगली इक्वेशन देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। टर्म की हम पावर चेक करते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, मैक्सिमम इस पूरी इक्वेशन की डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक में आएगी 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x। अगली हम टर्म चेक करते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था कि जब भी आपके पास सिंगल पावर में दिया हो तो बाकी जो होती है वो हिडन फॉर्म में होती है, वहां दी नहीं होती है। तो यहां पर अगली जो टर्म्स है वो लिखी हुई है बट गायब है। मैंने वहां कहा था कि जैसे एडिशन में 0 होता है, यहां पर जो टर्म्स है मैं क्रिएट करके बताता हूं कि ये क्यों क्वाड्रेटिक में आएगी। तो इस वक्त ये टर्म है लेकिन इसमें कुछ टर्म्स गायब है, वो कौन सी है? यहाँ पर प्लस में 0 मल्टीप्लाई बाय x लिखा हुआ है, प्लस यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर है 0 मल्टीप्लाई बाय x और 0 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 0। ये क्यों क्वाड्रेटिक में है? यहाँ 5x स्क्वायर ही लिखा हुआ है लेकिन ये दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब लग रही है। तो यहाँ ये चीज जो है वो गायब फॉर्म में है। x टू द पावर 2 ये दिख रहा है, x टू द पावर 1 गायब है और x टू द पावर 0 यानी कांस्टेंट वाली टर्म ये भी मिसिंग है। बट हम इसको किस मतलब अथॉरिटी के साथ यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख सकते हैं? बिकॉज इसकी जो टर्म्स है वो है लेकिन एडिशन में 0 के साथ मल्टीप्लाई है, रिजल्टेंट उनका यहाँ 0 दे रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे नंबर 5x के साथ जिनका कोई मीनिंग नहीं है, लिखने का मतलब नहीं है, इसलिए ये दिख रहा है 5x स्क्वायर और इसीलिए ये इक्वेशन सिर्फ इतनी ही दिखाई दे रही है। अगर आपको समझ गया हो कि ये जो है यहाँ की टर्म मिसिंग है तो ये इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैटेगरी में आएगी। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाकी टर्म मिसिंग हो तो किस तरह से आप उनको क्रिएट कर सकते हो? मल्टीप्लाई विथ पर्टिकुलर वो जो x का पावर है उसमें लिख के। तो मिसिंग जो टर्म्स है इसके लिए सिंथेटिक और लीनियर मेथड जो पिछले साल शायद आपने पढ़ी हो तो उनके अंदर ये सब दिया हुआ है। मिसिंग टर्म्स में कैसे 0 क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पर वो मैंने अभी क्रिएट करके बताया। सो ये आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई थी, एक्टिविटी कुछ इस तरह से परफॉर्म करनी है। आगे पीडीएफ का टॉपिक है नाउ इक्वेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू 0 एंड स्टडी द इक्वेशन वी गेट। और जो इक्वेशन हमें मिली है उसको स्टडी करना है। तो अब आप यहां तक समझ चुके हो, हम कोई भी एक छोटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं। सो अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि इक्वेट विद 0, इस पूरी इक्वेशन को हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इसको हम 0 के इक्वल लेते हैं। और कहा है उन्होंने एंड स्टडी द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं। इस इक्वेशन को 0 के बराबर लिखने का मतलब है, थोड़ा मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बताता हूं। अगर 12 इक्वल टू 12 में लिखता हूं, इसका मतलब है कि यहां जितना है उतना ही इधर है। अगर इस पेन के अंदर
12 12 है और वो बैलेंस है। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को भले ही ऐसी लिखी हुई है और ये 0 है, इसका मतलब इस x की ऐसी कोई वैल्यू यहां पर आएगी जिसके कारण ये जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखने का मतलब है कि ऐसा कोई नंबर यहां पर रखो जिसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद 0 देती है। 0 लिखने का मतलब है दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना, साथ में 0 लिखने से ये जो मिसिंग वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालने में हमें मदद मिलती है। ये किस तरह से होता है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पिछले साल भी सॉल्व कर चुके हो, इस साल जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जब भी किसी इक्वेशन के इक्वल टू में 0 लिखते हैं, इसका मतलब उनमें जो वेरिएबल दिए हुए हैं, चाहे एक्स वाई जो भी हो, उनका पर्टिकुलर कोई फॉर्म रखने के बाद यानी कोई नंबर रखने के बाद वो पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आती है। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं जो एकदम 0 के बराबर आए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। सो यहाँ हमने दूसरी इक्वेशन ली है। किस तरह, मैंने जो यहाँ लिखा था कि 0 इक्वल टू 0 या 12 इक्वल टू 12 जो मैंने अभी लिखा था, तो किसी चीज के बराबर यानी यहाँ कोई नंबर है उसके बराबर में आप 12 लिख रहे हो, 0 लिख रहे हो, 15 लिख रहे हो, इसका मतलब यहाँ जो भी चीज है उसकी वैल्यू आप सॉल्व करने के बाद इतनी लाके दिखा सकते हो। ये होता है इक्वल टू का मतलब। सो जैसे कि अभी मैंने बताया 0 इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू 12, ऐसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ 0 लाके बताना है। यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है किसी नंबर के लिए और क्या देती है 0। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं x इक्वल टू 1 रख के देखता हूं, क्योंकि यही एक चीज है मिसिंग जिसके कारण ये इक्वेशन कहला रही है। अगर ये हट जाएगी तो वहां पर एक सिंगल नंबर आ जाएगा। और इतना याद रखें, कोई भी इक्वेशन हो पूरी तरह सॉल्व होने के बाद हमें एक सिर्फ सिंगल नंबर देती है। आप बचपन से जो भी पढ़ते आ रहे हो, आपने अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर नंबर रखा है तो वो पूरी तरह से सॉल्व होने के बाद हमको एक सिंगल नंबर देती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां पर 2 ब्रैकेट में हमें x की जगह 1 लेना है। ये हो गया 2, यानी 2 मल्टीप्लाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का पावर 1 प्लस यहाँ 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर होगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0 इक्वल टू 0। यानी इस x की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन 0 को यानी x इक्वल टू 1 के लिए ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है और आपको 0 लाके बताती है। तो इक्वल टू 0 लिखने का मतलब है कि किसी मिसिंग वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और मिसिंग वैल्यू को सॉल्व होने के बाद देखिए ये बैलेंस हो जाता है। हम बैलेंस इक्वेशन के लिए करते हैं, किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम चीजें जो है वो बैलेंस के लिए ही निकाली जाती है। सो यहाँ बैलेंसिंग करते हुए आपने सॉल्व किया है 0 इक्वल टू 0। सो ये जो x की वैल्यू आई है, यही जो होता है ये इसका रूट कहलाता है। जो आगे हम चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएगा आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियरिफाई होती जाएंगी। फिलहाल इस इक्वेशन के बराबर 0 यानी इक्वेट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, मैंने उसको समझाने के लिए ये आपको एक्टिविटी बताई। अब बुक में आगे जो दिया है हम वो देखते हैं। Such type of equation is known as quadratic equation. In practical life, we may use quadratic equation many times. So इस तरह की इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, और वो किस तरह से सॉल्व होने पर आंसर देती है वो मैंने आपको बताया। यहाँ जो मिसिंग वेरिएबल ये x है, इस पूरे क्वेश्चन को या इक्वेशन को सॉल्व करने का मोटिव ही है कि हमको x की वैल्यू निकालना है। अगर ये x मिसिंग नहीं होता था तो यहाँ पर एक सिंगल नंबर दिखाई देता था। ये x गायब है, हिडन है या मिसिंग है, इसी वजह से इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि अभी आपका अगला एग्जांपल है, उसमें अगर सिंगल नंबर दिए होते तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि इस वक्त ये जो कमरा है ये अगर रेक्टेंगुलर है और मैंने इसकी साइड अगर सीधे सीधे बता दी कि इसकी लेंथ 10 है और ब्रेथ जो है वो 5 है, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एक्सपेक्टेड जो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है तो उस रेक्टेंगल के फॉर्मूले में आप रख सकते हो उन दोनों वैल्यूज को। लेकिन अगर मैंने कहा कि इस कमरे में जो लेंथ है उसका मेजरमेंट 2x प्लस 1 है और ब्रेथ जो है वो x माइनस 1 है, तो आपको पहले सॉल्व करके उस x की वैल्यू निकाल के वो कमरे का मेजरमेंट निकालना होगा, उसके बाद आप उसमें वैल्यू रख सकते हो। सो बस सेम वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती है। अगर हमें कोई चीज मिसिंग पता ना हो तो हम उसकी जगह x y ऐसे वेरिएबल लेते हैं, उसको मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फाइनली हमें उन वेरिएबल की वैल्यू आती है। सो अब हम जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आप पीडीएफ में देख रहे हो, आपको एक रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, उसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप पीडीएफ में देख रहे हो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ।
एग्जाम्पल है, संकेत परचेज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग एरिया 200 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर है, मैंने आपको इक्वेशन पढ़ के किस तरह से इक्वेशन बनाना ये सिखाया था, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो बुक में एक्टिविटी दी है, सबसे पहले वहां पर ब्रेथ जो है वो मिसिंग है और लेंथ जो है वो इक्वेशन में दिया है, कहा है कि लेंथ इज 10 मोर देन द ब्रेथ। तो इसको ही हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x, क्योंकि वो मिसिंग है इसलिए हमने उसको x लिया है। दूसरा, लेंथ के बारे में हमने कोई इंफॉर्मेशन दी है कि लेंथ इज 10 मोर, तो 10 मोर देन ब्रेथ। तो इसको किस तरह से लिखना ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है या आप भूल गए हो तो आप पिछले चैप्टर में किस तरह से इक्वेशन को फॉर्म करना है उसमें आप देख सकते हो। Therefore length is equal to x plus 10 मीटर। यहाँ पर मीटर आपको दिया हुआ है इसलिए हर जगह मीटर लिखना जरूरी। इसके बाद ये दोनों के दोनों जो है वो वेरिएबल में आए हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर मैं 10 और 5 ऐसा इजीली बता दूं तो आप डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेशन करके फटाफट बता दोगे कि एरिया कितना है या उसका पैरामीटर कितना है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल आए हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालने जाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो आप इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। एरिया दिया हुआ है 200, लेंथ जो दी है x प्लस 10 यानी अभी हमने काउंट की, और ब्रेथ हमने अज्यूम की है x। इस पूरे इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x, और ये 200 जैसे का वैसा। क्योंकि हमें जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखनी है तो कांस्टेंट भी हमारा उधर ही चाहिए, तो कांस्टेंट को उधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200। लेकिन लिखते समय ये जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो फाइंडिंग पोर्शन लेफ्ट साइड में होता है, तो इसीलिए दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये 9th में आपने या 8 में भी बहुत प्रैक्टिस की है कि किस तरह इसको लिखा जाता है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 ये आपको मिली है इक्वेशन, और आपके मेन जो चीज है वो है लेंथ और ब्रेथ की ये मिसिंग वेरिएबल को फाइंड आउट करना। इस इक्वेशन का मोटिव होगा उसको सॉल्व करके किसी तरह से लेंथ और ब्रेथ मालूम करना। आपको ये मालूम है कि जो प्लॉट है, प्लॉट का एरिया टोटल मालूम है 200 है, लेकिन उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो नहीं मालूम है। तो वो कहां से पता चलेगी? जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन से हमको x की वैल्यू मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होती है एक निगेटिव होती है। तो जनरली जो निगेटिव वैल्यू होती है उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि किसी भी चीज का मेजरमेंट निगेटिव में नहीं होता। सो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू मिलेगी, आप इन दोनों इक्वेशन में रखोगे, आपको कमरे की लेंथ और ब्रेथ जो है वो पता हो जाएगी। सो अगला जो लाइन उसमें लिखी हुई है बुक में, नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इक्वल टू 0 वी विल डिसाइड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हम यहां रखेंगे, तो आपको लेंथ और ब्रेथ यानी उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की आपको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। लेट अस स्टडी हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। बहुत छोटे छोटे कुछ नियम है इसके अंदर, बहुत केयरफुली अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए जो 9 का प्रीवियस जो मैंने समझाया है और आज यहाँ तक का जो पोर्शन है ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है वो आगे के जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे। सबसे पहले आप आज का जो पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़िए, क्या टर्म्स होती है, क्या डिग्री होती है, पावर होती है, क्योंकि 9th में बच्चे 9th पास होने के बाद बच्चे बहुत भूल जाते हैं और इस साल जो आपकी एग्जाम है 9th की वो भी नहीं हुई है। लॉकडाउन के कारण कई स्कूलों में एग्जाम नहीं हुई है, जिस वजह से 9th का एग्जामिन कि आपको कितना आता है, क्योंकि एग्जाम ली ही इसीलिए जाती है कि आप परिपक्व हो गए हैं उस क्लास के सिलेबस के लिए। तो आपकी एग्जाम नहीं हुई है तो आप सेल्फ अपने आप को एग्जामिन कीजिए कि क्या मुझे 9th का पूरा आता है। और 9th का मैंने जो पोर्शन आज यहाँ पर रिकॉल किया है आप उसको फिर से 1-2 बार देखिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है। गुड बाय।